हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 8 के बच्चों, आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी आ चुकी है मार्केट में। मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 8 साइंस वो प्लेलिस्ट है और उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज हम पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती अपनी आँख से, उसको हमें कैसे देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप या किसी और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। जैसे छोटे छोटे माइक्रोब्स हो गए, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हो गए, वो सब चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती हैं नेकेड आई से। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, न्यू बुक क्यूरियोसिटी साइंस ग्रेड 8। तो सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आइए उन्हें पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। कभी आपने सोचा है कि बाय चांस जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है, अगर वो हमें दिखाई देने लग जाए तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी। इट विल बी रियली टफ, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपको हर जगह उसके बाद गंदगी दिखाई देगी। जैसे मान लो आप टेबल पे बैठे हैं और आपने उसके ऊपर धूल है, आपने उसे साफ नहीं की, अभी तो आपको सिर्फ धूल नज़र आ रही है, लेकिन उस धूल के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहे होंगे, वो दिखने लग जाएंगे तो यू विल नॉट फील गुड। How do you think your observation of this hidden world might change the way you think about the size, complexity or even what counts as living? तो अब आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का साइज़, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और किस तरीके से लिविंग थिंग्स हो सकती हैं वो आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो क्या आपको मालूम है छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स डेट आर अबव अ सर्टेन साइज। तो जो हमारी आंखें हैं, हम सिर्फ उतनी ही चीज़ें देख सकते हैं जिनका कुछ एक सर्टेन साइज है, ठीक है, उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारी आंखें उसको देख पाती हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। बहुत टाइम तक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते अपनी नेक्ड आई से, वो अनविजिबल ही रही, अननोन रही। लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड डेट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। तो उसके बाद लोगों ने डिस्कवर किया कि अगर आप अपने कोई कर्व्ड पीस ले लें ग्लास का, कर्व्ड मतलब थोड़ा सा जैसा कर्व्ड होता है ना, कर्व तो जानते हो, थोड़ा स्फेरिकल शेप जैसे रहती है, अगर उससे आप देखो तो आपको चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। द पीस ऑफ अ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज, हेंस दे कॉल इट अ लेंस। लेंटिल सीड देखे आपने, मसूर की दाल देखी है जो वो ब्राउन से कलर की होती है, तो वो क्या होती है ना, थिक होती है ऊपर से, मतलब बीच में से, और थिन होती है एजेस से। तो ऐसा ही आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो भी थिक होता है मिडल से और थिन होता है एजेस पे, इसलिए इसे उन्होंने लेंस बोला। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। सो टाइम के साथ साथ लेंसेज इम्प्रूव होते गए और उनसे हम और छोटी छोटी चीज़ें देखने लगे। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प ह्यूमन टू सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। तो धीरे धीरे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास था ये आपका माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो गया और उससे आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लग गई। The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures. We will explore some of this in this chapter. You have already learned about the amazing variety of living beings. Just look around. There are so many beautiful plants and animals. आपने already देखा है आपके अराउंड बहुत सुंदर plants और animals हैं. They are of all shapes, sizes and colors. अलग अलग shape, size और colors के हैं. Some living beings are tiny while others are really big. कुछ लिविंग बींग्स छोटे छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। तो वो अलग अलग तरह के उनके स्ट्रक्चर में भी और अलग फीचर्स में भी। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ से लर्न कर लेना। ऑल द लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? Think about it. How small a thing can your eyes actually see? तो कोई स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बताओ जो आपने अपनी नेकेड आई से देखा हो, ठीक है। और थिंक अबाउट इट कि कितनी छोटी चीज़ आपकी आंख देख सकती है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। You might have seen some people using reading glasses. How does it help them to see better?
और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग चश्मा पहनते हैं, तो उनके ऐसा क्या उस चश्मे में लगा हुआ है कि उनको चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। और क्या होता है कि मैग्नीफाइंग जब हम ग्लास यूज़ करते हैं तब हमें चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी। लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ अ ग्लास एंड शोड इन द फिगर. Fill it with water. Now close the mouth of the flask with a cork. Now place that flask in an open book and look at the letters through it. आप कोई भी एक फ्लास्क ले लो ग्लास का, या फिर आप एक ग्लास ही ले लो कांच का, उसके अंदर पानी भरो और उसके बाद उसको कॉर्क से ऊपर से बंद कर दो। ठीक है, अब उस फ्लास्क को बुक के ऊपर रख दो या ग्लास को बुक के ऊपर रख दो और साइड से देखने की कोशिश करो। उसके अंदर आपको जो वर्ड्स होंगे ना वो बड़े नजर आएंगे। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क. दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद द वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वो फ्लास्क है ना जिसके अंदर तुमने पानी भर दिया वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बन गया। उसकी वजह से तुम्हें जो वर्ड्स हैं उसके अंदर बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। Now use a real magnifying glass to look at small organisms like ant. अब छोटी सी चींटी होती है वो देखने की कोशिश करो जो असली का मैग्नीफाइंग ग्लास है आपके पास। Were you able to see the details of its body more clearly? क्या तुमको उसकी डिटेल ज़्यादा अच्छे से दिखाई दी? हाँ बिल्कुल ज़रूर दिखाई देंगी। For a long time people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eyes. तो बहुत टाइम तक तो लोग बहुत क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि हमारे अराउंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें देखना, लेकिन वो देख नहीं पाए थे उनकी नेकेड आई से। नेकेड आई मतलब पता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, जैसे आपकी आँख है वैसे ही देखो उसको। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड? तो हमने फाइनली कैसे देखा इस इनविजिबल वर्ल्ड को? कैसे? माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तुम्हें पता है किस डिस्कवरी की वजह से हम ये सब देख पाए? आओ हम पढ़ते हैं। In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक बुक निकाली माइक्रोग्राफिया। He was a careful observer with a skilled artist. In his book, he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before. Things he saw using a tool we now call as a microscope. तो उसने माइक्रोस्कोप से देख के कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फ़ोटो बनाई और वो जो उसकी बुक थी ना उसके अंदर उनकी ड्राइंग्स बनाई। लोगों ने पहले ये कभी नहीं देखा था। His microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye. तो उसके माइक्रोस्कोप से हमको 200 से 300 तक चीज़ें गुना बड़ी नज़र आती थी। मान लो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें 200-300 गुना वो बड़ा हो जाता था माइक्रोस्कोप में और हम उसे आराम से देख सकते थे। One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. तो एक दिन उन्होंने कॉक लिया, उसको देखा तो उन्हें समझ में आया ये जो कॉक है ये इतना लाइट वेट होता है और ये ना एम्प्टी स्पेसेस से बना हुआ है। These compartments reminded him of a honeycomb. हनीकॉम्ब पता है बेटा क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, आपने देखा होगा, वो उसमें कंपार्टमेंट से बने रहते हैं, तो उसे हनीकॉम्ब कहते हैं। He drew what he saw and called each small space a cell. तो उसने उसको एक जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं उसको क्या बोला? सेल। This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. उस टाइम पहली बार सेल को डिस्क्राइब किया गया था एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? छोटे छोटे सेल से बनी है, तो एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उससे लाइफ हमारी स्टार्ट होती है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660 एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, a Dutch scientist, made a better lenses that allowed him to build more useful microscopes. तो उसके बाद एंटोनी नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप्स बनाने शुरू कर दिए। He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. उन्होंने पहली बार ये जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, उसको डिस्कवर किया। Because of this, he is known as the father of microbiology. अब कोई भी आपसे पूछेगा who is the father of microbiology, you will tell Antony van Leeuwenhoek. ठीक है, he is a Dutch scientist. तो ये पूछ सकते हैं आपको उसमें MCQs में। ये देखो हमको दिख रही है ये माइक्रोग्राफिया करके उनकी बुक है जिसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ड्राइंग बनाई थी। ऊपर लिख रहा है ना आपको माइक्रोग्राफिया माइन्यूट बॉडीज मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ये देखो इसमें हमारी फिगर 2.2 है।
इसमें जो बी फिगर है ये है माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक का, ऐसा दिखता था वो। और जो सी फिगर है आपकी वो क्या है, कॉक सेल, हनीकॉम्ब अपीयरेंस, ठीक है। ना व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसी से हमारी लाइफ बनती है, उसी से हमारी बॉडी बनती है। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना दुनिया में सब सेल से बने हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अब हम आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप से सेल कैसा दिखता है। चलो, नाउ लेट अस स्टडी एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। टीचर दिखाएंगे आपको ये। टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और अ गार्डन एंड वॉश इट थॉरली विद अ वाटर। अनियन ले लो एक, ठीक, उसको वॉश कर दो। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, उसको वर्टिकली काट दो। टेक वन पीस ऑफ द अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप। दिस लेयर इज कॉल्ड अनियन पील। आपने देखा होगा अनियन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी पील होती है, उसको आराम से निकाल दो। प्लेस द पील इन द पेट्री डिश कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनिन, अ रेड कलर स्टेन, फॉर 30 सेकेंड। अब उस अनियन पील को लो, अपनी स्लाइड पे रखो। उसके ऊपर किसके ऊपर रखना है? ये सैफ्रनिन होना चाहिए, एक रेड कलर का स्टेन होता है ये, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे आपको मिल जाएगा। 30 सेकेंड के लिए इस अनियन पील को उसमें रख दो। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प अस टू सी देम क्लियरली। इससे क्या होगा ना, उस सेल के ऊपर पिंक पिंक कलर हो जाएगा और आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो अच्छे से दिख जाएगा। ओवर स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ओवर स्टेनिंग का मतलब ज़्यादा स्टेन मत डाल देना, जितनी ड्रॉप्स डालनी चाहिए उतनी ही डालना। नाउ विद द हेल्प ऑफ द ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्टेन। अब उस अनियन पील को आराम से उठाओ और उसको साफ पानी में धो दो, जिससे कि एक्स्ट्रा स्टेनिंग हट जाए। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. अब क्योंकि पील बहुत पतली और नाजुक होती है, उसको आराम से उठाओ, स्लाइड के ऊपर रखो जिससे कि वो टूटे नहीं। Put a drop of glycerin over the onion peel on the slide. The glycerin will prevent drying of the cell and improve the clarity. अब उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रॉप डाल दो ग्लीसरीन की। ग्लीसरीन से क्या होगा ना, उसमें क्लैरिटी आपको बेटर हो जाएगी, दिखना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और वो ड्राई नहीं होगा अनियन पील। अब एक बार हम फिगर भी देख लेते हैं। इसमें आप इन्होंने 1 ड्रॉप ऑफ सैफरनिन डाला, उसके अंदर अनियन पील को 30 सेकेंड्स के लिए रखा। सेकंड फिगर में उन्होंने वाटर से वॉश कर दिया और थर्ड फिगर में उन्होंने स्लाइड के ऊपर आपकी अनियन पील रख दी। फिर उसके ऊपर फोर्थ फिगर में उन्होंने ग्लीसरीन डाल दी। अब वो कवर स्लिप लगाएंगे उसके ऊपर। कवर स्लिप ना पतला सा ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो भी आपको केमिस्ट्री लैब में दिखेगा। उसको उसके ऊपर लगा देंगे जिससे कि वो मूव भी नहीं करेगा। फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेस करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या दिख रहा है आपको। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द सेल एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल। ये हमने पीछे पढ़ लिया। Slowly place a cover slip over the peel using a needle such that no air bubbles get trapped. कोई एयर बबल नहीं आना चाहिए उसके अंदर जब आप उसके ऊपर कवर स्लिप लगा रहे हैं। Now use blotting paper to gently wipe off extra glycerin. ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है ना बच्चों, छोटा सा पेपर होगा जो सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे यहाँ पे ग्लिसरीन बाहर आ गई तो उसने ब्लॉटिंग पेपर ने ग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर लिया। एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। तो कवर स्लिप के कोनों में जितना भी ग्लिसरीन बाहर निकल आया, तो क्योंकि आपने उसको ऊपर रखा ना उसके, तो प्रेस हुआ, ग्लिसरीन थोड़ा बाहर निकल आया होगा, तो उसको एकदम क्लीन कर दो ब्लॉटिंग पेपर से। व्यू द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप और अ फोल्ड स्कोप। कंपेयर इट विद फिगर 2.3c। ये देखो इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको, ये C है और नीचे वाली D है। तो C में क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। अनियन पील आपको ऐसी दिखाई देगी। इसमें आपको ये जो सेल वॉल दिखाई दे रही है और फिर आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है। ये देखो पतली सी मेम्ब्रेन बनी हुई है, वो सेल वॉल हो गई। और न्यूक्लियस, ये जो डॉट डॉट है ना, ये न्यूक्लियस है। और जो इनके अंदर पानी भरा रहता है मटेरियल, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो आपको दिख रहे हैं ना रेक्टेंगुलर से बॉक्सेस, इसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो ये आपका सेल का स्ट्रक्चर हो गया जो आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए भी आएगा आपको डायग्राम, तो इसे अच्छे से कर लेना। अब क्या है, नीचे वाली फिगर में क्या था, अ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक। तो सेल की शक्ल थोड़ी थोड़ी ब्रिक से मिलती है। जो हमारी वॉल होती है ना ब्रिक से बनी, उससे उसकी शक्ल मिलती है। देखा ना आपने। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको एक रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर दिखेगा जो हमने देखा। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। तो सेल्स एकदम क्लोजली अरेंज है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, जैसे हमारी ब्रिक वाली वॉल होती है, हमारी दीवार होती है। Try to observe the peels of leaf of different plants around you.
You will find that all the plants are made up of cells. What do you think the body of animal is made up of? तो वो कह रहा है अब आप अपने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट जो है आपके घर आसपास जो लीव्स वगैरह प्लांट्स हैं उनके साथ करो, वो भी सेल से बनी होती हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या एनिमल भी सेल से बना होता है? चलो अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको। रिंस योर माउथ विद अ क्लीन वाटर, अपने माउथ को पानी से कुल्ला कर लो, साफ पानी से। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ आवर चीक। टूथपिक ले लो कोई भी, और जो उसका ब्लंट एंड होता है मतलब जो शार्प वाला नहीं होता, ठीक, उससे अपने चीक के अंदर से कुछ स्क्रेपिंग्स ले लो। प्लेस द स्क्रेप मटीरियल इन द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। तो जो आपने स्क्रेप करके निकाला ना अपने चीक से, उसको एक स्लाइड के ऊपर एक पानी की बूंद रखो और उसके अंदर मिक्स कर दो। एट द ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, अ ब्लू कलर स्टेन। अब मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो एक नीले रंग का स्टेन होता है, उसको उसमें डाल दो। स्टेनिंग क्यों करते हैं बच्चों? जिससे कि हमको सेल्स परफेक्टली नज़र आ जाए, क्योंकि अलग कलर हो जाएगा ना सेल्स का फिर। ओवर द मटीरियल ऑन द स्लाइड, एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटीरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग द कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर 1 minute add a drop of glycerin over the material on the slide to prevent the cells from drying। ग्लिसरीन ज़रूर ऐड करना पड़ता है हमको, अदरवाइज सेल ड्राई हो जाएंगे और हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। Now carefully place a clean cover slip on the material and remove the excess glycerin from the edges of the cover slip using blotting paper। पिछली बार जैसे किया था उसी तरीके से कवर स्लिप लगा दो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन रहेगा, ब्लॉटिंग पेपर से हटा दो। पिछली बार हमने क्या यूज़ किया था? कौन सी डाई थी हमारी? पिंक कलर की। इस बार हमने ब्लू कलर की मिथाइलिन ब्लू यूज़ की है। ये देखो हमको दिख रहा है ह्यूमन चीक सेल। इसमें क्या क्या आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये देखो साइटोप्लाज्म लिक्विड सा दिख रहा है ना, न्यूक्लियस के अराउंड बीच का न्यूक्लियस है, जो बीच का पॉइंट होता है मोटा सा, ये न्यूक्लियस है। उसके अराउंड एक छोटा सा हल्का हल्का लिक्विड जो दिख रहा है वो है साइटोप्लाज्म, और जो बाहर की मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग जो है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, ओके, लास्ट पॉइंट हमारा था। अब उसके आगे क्या करना है हमें? हमने कवर स्लिप लगा दी थी। अब हम ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर और देखेंगे क्या जो भी है आया उसको नोटबुक पे लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया माइक्रोस्कोप में हमें क्या नजर आएगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर 2.4। अभी आपको दिखा है पॉलीगन शेप है। पॉलीगन क्या होता है बेटा? कोई भी 3 साइड से ज़्यादा अगर होती हैं लाइंस बनाती हैं वो पॉलीगन कहलाता है। ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सब पॉलीगन होते हैं। तो ऐसा पॉलीगन शेप आपको दिख रहा है। दीज आर चीक सेल्स विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। ये चीक सेल्स है आपके। What similarities and differences did you observe between the cells of an onion peel in activity 2.2 and human cheek cell in activity 2.3? तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आया? जो आपका अनियन पील वाला था वो वॉल शेप था, राइट, और जो ये वाला है ये आपका पॉलीगन शेप है। You have observed that cells have 3 main parts, a thin outer lining। अच्छा, सिमिलैरिटीज क्या है? सेल की 3 पार्ट्स है, एक आउटर लाइनिंग जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस, a central region and a small round structure inside it। The outer layer is called cell membrane। The round structure in the middle is the nucleus। जो राउंड कलर का ऊपर भी दिख रहा है आपको डायग्राम में, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। Which is also covered by a thin membrane। उसके ऊपर भी एक थिन मेम्ब्रेन होती है। The space between the cell membrane and the nucleus is filled with cytoplasm। और जो स्पेस होती है आपके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। These 3 cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of the cell। So ये हर सेल में आपको यही 3 बेसिक पार्ट मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल का स्ट्रक्चर आता है और आपको अनियन पील का भी आ सकता है, माउथ चीक का भी आ सकता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आप ये सब चीज़ें लिख के आएंगे। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जितने भी पार्ट्स हैं आपके सेल के, ठीक है। नाउ सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल? ना वो पूछे क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म? क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम है इनका? आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? क्या इनके फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अदर। जो सेल मेम्ब्रेन है उससे एक सेल दूसरे सेल से अलग रहता है। इट इज़ पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटीरियल असेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये पोरस होती है, मतलब इसके अंदर से और बाहर सामान आ जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। वेस्ट मटीरियल बाहर निकालना होता है और अच्छी चीज़ें अंदर लेनी होती हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर components of the cell and compounds ऐसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स।
साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और ये मिनरल सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस है, याद रखना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये हो गया आपका सारा साइटोप्लाज्म का फंक्शन कि उसमें क्या क्या होता है और क्या फंक्शन है उसका। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज डेट अकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन हो गया बच्चों? वो रेगुलेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज सेल में हो रही है, वही उसको करता है रेगुलेट, और वो ग्रोथ भी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन अ प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। तो जब प्लांट होता है अपना, उसमें सेल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट आपका फर्म खड़ा रहता है। A step further, cells in all parts of the plant have tiny rod-shaped structure called plastids. Some plastids like chloroplast contain chlorophyll, which makes them green and helps in photosynthesis. अब वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी सेल हैं, जितने भी प्लांट आपका प्लांट है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। ठीक, जो रॉड शेप के सेल्स हैं आपके प्लांट के अंदर, उसको कहते हैं प्लास्टिड। और कुछ प्लास्टिड होते हैं, जैसे उनके एग्जाम्पल दिए क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट एक रॉड शेप प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से आपका जो पेड़ है वो ग्रीन कलर का हरा नज़र आता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल। इन नॉन ग्रीन प्लांट्स दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस। तो होता ये नॉन ग्रीन प्लांट्स में भी है, उसके अंदर ये क्या करता है? स्टोरेज की तरह एक्ट करता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड एज वैक्यूल। प्लांट सेल्स के अंदर एम्प्टी लुकिंग प्लेस, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता, एक वैक्यूम सा होता है, उसको बोलते हैं वो वैक्यूल। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज, गेट रिड ऑफ द वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो वैक्यूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या? इसमें से वेस्ट मटेरियल्स निकल जाते हैं, और ये एक तरह से स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल भी काम करता है। इसके अंदर वो स्टोर करते हैं इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। इसकी वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है और सपोर्ट मिलता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। These small vacuoles store certain substances dissolved in water. अब जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल जनरली नहीं होते, ये डिफरेंस हो जाएगा आपका प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। और जो एनिमल सेल के वैक्यूल होते हैं वो होते हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। एंड दीज स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर। तो कुछ कुछ सब्सटेंसेज अपने अंदर स्टोर करते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो सब पानी में। So a cell is not just a simple bag of liquid. It is complex structure made up of many parts, each with its own special structure, function to allow the cell and in turn the entire organism to work. तो सेल ऐसा नहीं है कि बस एक लिक्विड का बैग है। नो, सेल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है आपकी बॉडी के अंदर, और पूरा ऑर्गेनिज्म काम करता है तो एक सेल की वजह से करता है। तो बच्चों देखो डायग्राम किसका है? ये एनिमल सेल का है। जो ए है वो एनिमल सेल है, जो बी है वो प्लांट सेल है, और आपको अलग अलग कलर्स में दिखाया ताकि आपको इजीली पता चल जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है एग्जाम्स में, इसे अच्छे से कर लेना। एनिमल सेल और प्लांट सेल कैसे दिखते हैं, इनके डिफरेंसेस, डायग्राम सब बना के आने हैं। तो आपको सबसे पहले बाहर दिख रही है सेल मेम्ब्रेन है। हम पहले एनिमल सेल देखते हैं। सबसे ऊपर इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, आपको दिख रहा है, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में है। ओके, अगर सिमिलैरिटी पूछे तो भी आप बता सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, ठीक है। तो जो चीज़ें एनिमल सेल के अंदर है प्लांट सेल के अंदर वो तो हैं ही, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखते हैं क्या क्या, ठीक। अब हम प्लांट सेल पढ़ते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता ही क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है, और वो आपका फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। फिर एक बड़ा सा वैक्यूल है, पीछे पढ़ा था ना हमने। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स निकालने के काम आता है। एनिमल सेल में आपको वैक्यूल नहीं मिलेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर रेड कलर का दिखाया इन्होंने, और ये दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। तो डायग्राम बाय हार्ट कर लेना, बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे we have now understood the basic structure of the cell and we now also understand that plant and animal cell differ in shape and structure. Do different animal cell also vary in their shape and structure? वो कह रहा है अब आपने प्लांट और एनिमल सेल देख लिया, दोनों की शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या एनिमल जितने भी होते हैं, उन अलग अलग एनिमल्स होते हैं, क्या उन सबके सेल्स अलग होते हैं?
वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो बच्चों ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।